हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 4 और 6 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड पॉलिसी इश्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहाँ हम बात करेंगे यूनिट नंबर सेकंड यानी कि फाइनेंशियल मार्केट के एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में, जहाँ हम बात कर रहे थे लेसन नंबर 4 की। तो जिसने तक प्रीवियस वीडियोस ना देखी हो प्लेलिस्ट की पर जाके वो वीडियो जरूर देख लेना ताकि आपके हर एक कंसेप्ट टॉपिक वाइज ही क्लियर होते चले जाएं। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। और हम चालू करते हैं आज का कंसेप्ट। जो हमारा आज का कंसेप्ट है वो है कॉजेज ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, दूसरा इंपैक्ट ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। आज की वीडियो में हम मात्र दो चीज डिस्कस करेंगे, एक तो फाइनेंशियल क्राइसिस के कॉजेज कौन से होते हैं, दूसरा उसका प्रभाव यानी कि हमारी इकोनॉमी पे किस प्रकार का इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले समझते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस को, है ना। तो फाइनेंशियल क्राइसिस की बात जो मैं प्रीवियस वीडियो के आखिरी में कर चुका था और मुझे उम्मीद है आप लोग कम से कम लेसन्स की जो वीडियो है वो टॉपिक वाइज देख रहे हो। और फाइनेंशियल क्राइसिस होता क्या है पहले वो समझ लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर हम एक इकोनॉमी के डाउनटर्न को देखते हैं, मतलब अगर एक इकोनॉमी में सारे एसेट्स के प्राइस डिक्लाइन कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे फाइनेंस की दिक्कत आ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक है, या फिर जो भी हमारे एसेट्स हैं, ठीक है, चाहे वो स्टॉक्स हो, बॉन्ड्स हो, लगातार उसके प्राइस नीचे आ रहे हैं, स्टॉक मार्केट नीचे आ रहा है, तो ये सारी जो प्रॉब्लम एक इकोनॉमी के अंदर आती है वो भी खासकर फाइनेंशियली, उसी को हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस बोल के चलते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने फिलहाल कोई सा जबरदस्त फाइनेंशियल क्राइसिस देखा है तो वो देखा हमने 2021 का, है ना, फाइनेंशियल ईयर 2021 का, क्योंकि यहाँ पे जो है ना कोविड-19 ने काफ़ी तबाही मचाई थी इकोनॉमी के अंदर। थोड़ा डिस्कस करते हैं उस फाइनेंशियल क्राइसिस को, फिर हम चलेंगे कहीं ना कहीं उसके कॉजेज के ऊपर और उसके इफेक्ट्स के ऊपर या फिर इम्पैक्ट्स के ऊपर। तो पहले बात करते हैं कि भाई कोविड-19 में ऐसा हुआ क्या था। तो देखो जब कोविड-19 आया तो वो तो एक बीमारी थी, लेकिन उस बीमारी की वजह से क्या हुआ, हमें लॉकडाउन लगाना पड़ा, यानी गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाया। उस लॉकडाउन के अंदर क्या हुआ, जितनी भी हमारे इंस्टीट्यूशन थे वो सब बंद हो गए, ठीक है, सारे जितनी भी वर्कफोर्स है, सारी इंडस्ट्रीज हैं, सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, सबके सब जो है वो कहीं ना कहीं बंद हो गए, यानी कि लोगों की जो जॉब है उस टाइम के लिए बिल्कुल बंद हो गई थी। सबके सब जो अपने घर में बैठे थे, बहुत कम वर्कफोर्स जो है वो काम पे लगे हुए थे, ठीक है, यानी कि ज़्यादातर जो वर्कफोर्स है वो सारा क्या हुआ था, यहाँ पे खत्म हो गया था। तो एक सिंपल सी बात है, जब एक कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट आएगी, एक इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, ठीक है, तो लोग जॉब जानी शुरू हो जाएगी, वो लोग काम पे नहीं जाएंगे तो पैसा नहीं आएगा, यानी कि फाइनेंस की मेन जो है प्रॉब्लम आएगी। जिन लोगों के पास पिछली सेविंग्स रखी हुई है उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जिनके पास सेविंग्स नहीं है, ठीक है, उनको एक बहुत बड़े लेवल पे अफेक्ट होने वाला है। कुछ लोगों की जॉब चली गई, ठीक है, वो जॉब जो है कहीं ना कहीं कुछ लोगों की जॉब शिफ्ट हो गई, तो बहुत सी प्रॉब्लम आई इस टाइम पीरियड में। यानी कि बीमारियों की वजह से तो प्रॉब्लम आ ही रही है, क्योंकि जो बीमारी आ रही है उसकी वजह से लोग मर रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं लोगों को अपना ध्यान रखना पड़ रहा है कि भाई कुछ हो ना जाए, तो वो चीज़ तो अलग इंपैक्ट था। लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस एक अलग इंपैक्ट था उस टाइम पे। अगर आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट जो है वो भी क्या हो गया था, काफी नीचे आ गया था, है ना, कि 12,000 पॉइंट से जनरली 8,000 पॉइंट पे 4,000 पॉइंट जो है स्टॉक मार्केट टूट गई थी, नीचे गिर गई थी, ठीक है। तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, एक सेवियर क्रैश बोलते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, यानी कि स्टॉक्स के प्राइस नीचे आए बहुत जल्दी, ठीक है, बॉन्ड्स के प्राइस नीचे आए, जितने भी एसेट्स थी, जो रियल एस्टेट है उसकी एसेट्स की वैल्यूज गिरने लग गई, तो कहीं ना कहीं पूरी इकोनॉमी के अंदर डाउनटर्न आ गया था इस टाइम पीरियड के अंदर। तो फाइनेंशियल क्राइसिस में होता भी यही है कि जब पूरी इकोनॉमी फाइनेंशियली वीक हो जाए ना, उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस। तो क्या कोविड-19 का इंपैक्ट सिर्फ किसी एक इकोनॉमी पर पड़ा था? नहीं, कोविड-19 का इंपैक्ट ओवरऑल हर एक इकोनॉमी के ऊपर पड़ा था। स्टार्ट भले ही से चाइना ने किया हो, लेकिन उसका इंपैक्ट जो है पूरी इकोनॉमी पे, यूएसए की इकोनॉमी पे मैक्सिमम पड़ा था। तो ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल क्राइसिस का जो इफेक्ट है वो सिर्फ एक कंट्री के ऊपर पड़ता है, एक इकोनॉमी के ऊपर पड़ता है। उसका इफेक्ट जो है कहीं ना कहीं ओवरऑल हर एक इकोनॉमी पे देखने को मिलता है, खासकर उन इकोनॉमीज पे जो कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है, तो वो चीज होती है। लेकिन एक बात और भी है, हो सकता है कि कुछ इकोनॉमी पे कम पड़े, कुछ पे ज्यादा पड़े, कुछ बहुत जल्दी रिकवर कर जाए, जैसे कि इंडिया, हमारा इंडिया जो है वो काफी जल्दी रिकवर कर गया, लेकिन कुछ जो कंट्रीज हैं हो सकता है वो लेट रिकवर करे, तो वो जो है ना वो अलग चीज होती है। लेकिन अफेक्ट जो है कहीं ना कहीं वो हर एक कंट्री यहाँ पे, हर एक इकोनॉमी जो है यहाँ पे हुई थी। तो उम्मीद है आपको फाइनेंशियल क्राइसिस का मतलब पता चल गया, ठीक है, उस पर किस प्रकार का इंपैक्ट पड़ा मैंने यहाँ पे कोविड-19 वाले एग्जाम्पल से ही समझा दिया आप लोगों को। ये नहीं कि कोविड-19 का अकेला फाइनेंशियल क्राइसिस था, इससे पहले बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस आए हैं। इससे जस्ट पहले सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस कौन सा था, 2008 का .com बबल क्राइसिस, वहां पे क्राइसिस आया। उससे पहले ही बहुत बार क्राइसिस आए हैं, यानी कि क्राइसिस जो है ये नहीं है कि पहली बार था, क्राइसिस बहुत बार आए हैं, ठीक है, लेकिन उसके कॉजेज जो है ना वो अलग अलग रहे।
2008 में .com बबल था जहां पे सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज डूब गई थी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये आया कौन सा, कोविड-19, उससे पहले कुछ और कारण रहे होंगे। तो आज हम समझेंगे कॉजेज जो है ना, वो मेन कॉजेज क्या होते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस के, ठीक है, और फिर उसका जो है इफेक्ट या फिर इंपैक्ट क्या पड़ता है इकोनॉमी के ऊपर, वो भी डिस्कस करेंगे। तो पहले समझते हैं कॉजेज ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। तो अगर हम कॉजेज की बात करते हैं यहाँ पे, तो फाइनेंशियल क्राइसिस आर कॉम्प्लेक्स इवेंट्स दैट आर कैटेगराइज्ड बाय अ प्रोफाउंड ब्रेकडाउन इन द नॉर्मल फंक्शनिंग फाइनेंशियल सिस्टम। यानी कि जब फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन हो जाए, यानी खत्म होना शुरू कर दे, गिरना शुरू कर दे, इसको हम सबसे बड़ा इफेक्ट मानते हैं, कारण मानते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस का। They emerge abruptly, triggering a domino effect of economic distress। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डिस्ट्रेस पैदा होती है कंट्री के अंदर, एक इकोनॉमी के अंदर, impacting various sectors and global economies। यही नहीं, इसका इम्पैक्ट जो है वो डिफरेंट सेक्टर में पड़ता है। जैसे कोविड-19 टाइम पे ऐसा कोई सेक्टर था जो बिल्कुल सेफ बचा हुआ था? बिल्कुल नहीं। मेनली एक सेक्टर जो था सबसे कम इफेक्ट हुआ था, वो था फार्मास्यूटिकल्स, यानी कि फार्मा, क्योंकि उस टाइम पे दवाइयों की डिमांड बढ़ गई थी, है ना। तो उस चीज की वजह से वो सेक्टर जो है कहीं ना कहीं उस पर सबसे कम इंपैक्ट पड़ा था, लेकिन जो बाकी चीजें हैं उस पर इंपैक्ट लगातार पड़ता रहा और बड़े लेवल पे पड़ता रहा। तो बहुत से सेक्टर पे इंपैक्ट पड़ता है और ग्लोबल इकोनॉमीज पे ही फर्क पड़ता है। अब समझते हैं एक्सेसिव रिस्क ट्रेडिंग, ये क्या होता है। अब ये से कुछ कारण है जिसकी वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो कहीं ना कहीं एक इकोनॉमी के अंदर देखने को मिलता है। एक्सेसिव रिस्क ट्रेडिंग यानी कि जब इंडिविजुअल हो, ट्रेडर हो, इंस्टीट्यूशंस हो, वो बेफालतू में रिस्क लिए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके रिस्क की वजह से जब भी इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, ठीक है, उसी को मैं पे क्या बोलते हैं, एक्सेसिव रिस्क ट्रेडिंग। ये एक मेजर कारण बनता है किसका, क्राइसिस का, कि जब लोग जो है बिना सोचे समझे पैसा लगा रहे हैं, उन्हें पता नहीं पैसा कहाँ पे खर्च करना चाहिए, कहाँ पर नहीं करना चाहिए, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए। तो जब लोग समझदारी से डील नहीं करते फाइनेंस के साथ, तब ये प्रॉब्लम आती है। तो यहीं पे देखो, व्हेन इंडिविजुअल्स, ट्रेडर और इंस्टीट्यूशंस टेक टू मच रिस्क विदाउट कंसीडरिंग पोटेंशियल डाउनसाइड्स। तो जब लोग जो है वो बेफालतू में रिस्क लेना शुरू कर देते हैं बिना डाउनसाइड्स को देखे हुए, तो होता क्या है, ऐसे केसेस में हम कह सकते हैं कि ये कारण बनता है फाइनेंशियल क्राइसिस का। It can lead to financial instability। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आती है। फॉर एग्जाम्पल, बैंक्स लैंडिंग टू मनी टू पीपल हु माइट स्ट्रगल टू रीपे इट। ठीक है, तो बैंक्स जो है पैसा ऐसे लोगों को लोन पे दे रही है जो लोग हो सकता है उसको रीपे ना कर पाए या फिर डिफॉल्ट करके निकल जाए। तो इट कैन क्रिएट अ रिस्की सिचुएशन कॉल्ड अ क्रेडिट बबल। तो इसकी वजह से कहना कि क्रेडिट बबल जो क्रिएट होगा। इसमें मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूं, चाहे आप अभी जाके स्टॉक मार्केट में देख लेना उस शेयर को, उसका नाम है यस बैंक। लोग कहते हैं ना कि मार्केट में पैसा डूबता नहीं है, तो एक बार मैंने बहुत अच्छे शेयर का नाम लिखा है यस बैंक। हो सकता है कुछ बच्चों ने इसका नाम सुना भी हो, ठीक है। तो मैं इसकी वजह से कर रहा हूँ क्योंकि इसने जो है कहीं ना कहीं सेम मॉडल यूज किया था अपने आप को डुबाने के लिए। तो अगर मैं बात करूँ आज यस बैंक की, तो यस बैंक का शेयर जो है ना कभी 350 को भी टच किया हुआ है, लेकिन आज वो जो है ना 10 रुपए से 20 रुपए के बीच में ही रेंज करता है। सोच रहे हो तुम, कोई चीज जिसकी वैल्यू 350 रुपए हो, सोचो कहीं इस पर करोड़ों रुपए लगा रखे होंगे और उसकी वैल्यू मात्र 10 से 20 रुपए रह जाए और इसके बीच में रह जाए। हो सकता है भाई वो प्राइस कब टच करेगा 350 वापस, लेकिन अभी तो वो 10 से 20 रुपए के प्राइस पे ही है। तो इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको हम यहाँ पे बोलते हैं बेकार तरीके से डिसीजंस लेना। क्योंकि बैंक था, अब इस बैंक ने क्या किया था थोड़ा समझाता हूँ मैं आपको। इस बैंक ने लैंडिंग करी, यानी कि पैसों को धार दिया ऐसे लोगों को, ठीक है, जो हो सकता था उस पैसों को ना चुका पाए, ठीक है, यानी कि डिफॉल्ट करके निकल गए बहुत सारे लोग पैसे, ठीक है। क्योंकि भाई सिंपल सी बात है भाई, बैंक में सेविंग अकाउंट में बैलेंस किसका होता है, नॉर्मल पर्संस का, इंडिविजुअल्स का। हम भी तो बैंक में पैसा रखते हैं और वही पैसा जो है बड़े बड़े बिजनेसेस को क्रेडिट पे दिया जाता है ताकि बैंक वहां से इंटरेस्ट जनरेट कर सके। तो इस बैंक के मैनेजर्स ने या फिर जो टॉप सीईओज हैं उन्होंने क्या किया, यहाँ पे ऐसे लोगों को, ऐसी कंपनीज को पैसा उधार पे देना शुरू कर दिया, ठीक है, जो उनको हाई इंटरेस्ट तो पे कर रहे थे, लेकिन उन्हें पता था कहीं ना कहीं कि इनकी कंपनी जो है वो लॉस में चल रही है, घाटे में जा रही है, इनके लिए पैसा चुकाना बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन सिर्फ ज्यादा इंटरेस्ट के लालच में इन्होंने वहां पे पैसा दिया और ये कंपनी, मतलब ये जो बैंक है यहाँ पे क्या हो गई, फंस गई, उन्हें लोन देके और लोन रिकवर नहीं कर पाई। इस चीज की वजह से एक बार जब डाटा आया तो लोगों ने ना अपने सारे अकाउंट जो है यहाँ पे खाली करने की कोशिश की, यानी कि जिनका ही पैसा यस बैंक में रखा हुआ था लोगों ने वहां से पैसा निकालने की कोशिश की। तो बैंक के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो लोगों का पैसा भी रीपे कर पाए, ठीक है। तो इस चीज की वजह से जो बैंक है जो स्टॉक मार्केट में रातों रात कोविड के टाइम पे डूब गया, ठीक है ना। तो अभी भी आप इसका शेयर प्राइस चेक करें ना, गूगल कर सकते हो आप इसके शेयर प्राइस को, ठीक है। इस बैंक का बेड़ा गर्क हो चुका है। तो वही चीज है यहाँ पे। तो एक्सेसिव रिस्क ट्रेडिंग कहीं ना कहीं
एक टॉपिक बनता है फाइनेंशियल क्राइसिस का, एक वजह बनती है फाइनेंशियल क्राइसिस की। दूसरा क्रेडिट क्रंच। अब एक क्रेडिट क्रंच क्या होता है? क्रेडिट क्रंच का सिंपल सा मतलब ये है कि जब जो उधार देने वाले यानी कि लैंडर्स हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं अपना पैसा कम लगा रहे हैं, यानी कि सोच समझ के लगा रहे हैं, या फिर उन्होंने कंट्रोल कर रखा है अपने पैसे को कि जब तक हम पैसा नहीं देंगे तो हमें बिल्कुल श्योरिटी ना मिल जाए कि वो पैसा जो है वो पर्सन चुका ही देगा। यानी कि हो सकता है कि कुछ बैंक्स हों, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, वो सिर्फ उनको उधार दे रही है, ठीक है, जो लोन को ईजिली रीपे कर देंगे, या फिर जिनका क्रेडिट स्कोर काफ़ी अच्छा है, या फिर हो सकता है कि उनसे कोलेक्टर की वैल्यू जो है, कोलेक्ट्रल जो रखवाते हैं, जिनको नहीं पता कोलेक्टर का सिंपल सा मतलब ये होता है कि गिरवी जो रखवा रहे हैं उसकी वैल्यू काफी ज्यादा है, ठीक है, हाई कोलेटरल डिमांड बोलते हैं हम इसको। तो तब जो है लोन देंगे, इसी को तब जो है ये कहीं ना कहीं पैसे को लोन पे देंगे, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे क्रेडिट क्रंच, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है ये लोग क्रेडिट कंट्रोल करें, पैसा उधार पे नहीं दे रहे, जिसकी वजह से हो सकता है जिसको जरूरत उसको पैसा ना मिल रहा हो, ठीक है, या फिर हो सकता है कुछ बिजनेस को पैसा चाहिए, किसी और इंस्टीट्यूशन को पैसा चाहिए ग्रो करने के लिए, वो नहीं मिल रहा, तो बिजनेस ग्रो करना बंद कर देंगे, बिजनेस में एक्सपेंशन बंद हो जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ रुक जाएगी, इकोनॉमी की ओवरऑल ग्रोथ भी रुक सकती है। और यही नहीं, मनी सप्लाई कम हो गई तो एग्रीगेट डिमांड पे भी फर्क पड़ेगा इस रीजन की वजह से। तो ये एक रीजन बनता है फाइनेंशियल क्राइसिस का। तो इट अकर्स व्हेन लैंडर्स टाइटन देयर लैंडिंग स्टैंडर्ड, जब जो लैंडर्स हैं वो अपने लैंडिंग स्टैंडर्ड को टाइट कर देते हैं, एंड रिड्यूस अमाउंट ऑफ क्रेडिट एक्सटेंडेड टू बोरोवर्स, और उधार देना कम कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन इन क्रेडिट कैन अफेक्ट इंडिविजुअल्स, तो ये इंडिविजुअल्स को भी अफेक्ट करते हैं, बिजनेस को भी करते हैं, एंड इवन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सिचुएशन ऑफ क्रेडिट क्रंच अराइजेस व्हेन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बिकम मोर कॉशियस अबाउट whom they are lending, यानी कि सिचुएशन जब आती है जब बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सोचना शुरू कर दे कि हम जो है किसको पैसा उधार पे दे रहे हैं, क्या वो पर्सन सही भी है या नहीं है, रिक्वायरिंग हाई क्रेडिट स्कोर्स, और यहाँ पे वो रिक्वायर करते हैं अच्छा खासा क्रेडिट स्कोर लोन पे देने के लिए, और मोर कोलेट्रल, और ज्यादा कोलेट्रल मांगते हैं। अब इसके बाद क्या आता है, तीसरा पॉइंट आता है हमारे पास स्पेकुलेशन। अब बात करते हैं थोड़ी सी स्पेकुलेशन की, जिनको नहीं पता बता देता हूँ। स्पेकुलेटर्स हमारे वो लोग जो होते हैं जो अपनी गट फीलिंग के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं कि अब मार्केट ऊपर जाएगी, अब मार्केट नीचे जाएगी, ना उन्हें फंडामेंटल चेक करना, ना उन्हें चार्ट चेक करना आता, लेकिन उन्हें ट्रेड करना है अपनी स्पेकुलेशन के हिसाब से। तो स्पेकुलेशन, एक्सेसिव स्पेकुलेशन एंड रिस्की इन्वेस्टमेंट बिहेवियर्स, तो ये वो लोग होते हैं जो एक्सेसिवली स्पेकुलेट करते हैं या फिर रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं। बिहेवियर्स एम्पलीफाई मार्केट वल्नरेबिलिटी, तो कहीं ना कहीं ये मार्केट सिचुएशन को खराब कर देते हैं। दिस कैन क्रिएट अनसस्टेनेबल एसेट बबल्स, तो कहीं ना कहीं ये अनसस्टेनेबल एसेट बबल्स क्रिएट करते हैं। वोलेटाइल कंडीशंस, और वोलेटाइल कंडीशंस बन जाती है मार्केट के अंदर, मेकिंग मार्केट सस्पेक्टेबल टू सडन डाउनटर्न्स एंड क्रैशेस, तो हो सकता है मार्केट को सडन डाउनटर्न देखने को मौका मिले या फिर क्रैश देखने का मौका मिले। क्योंकि एक चीज आप ध्यान रखना, मार्केट के गिरने के बहुत रीजंस हैं, ऐसा कोई न्यूज नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो इकोनॉमी के अंदर हो रही हो और वो मार्केट के ऊपर इंपैक्ट ना डाले। कुछ चीजें ज्यादा इंपैक्ट डालती हैं, कुछ चीजें कम इंपैक्ट डालती हैं, और कहीं ना कहीं हम पूरी की पूरी इकोनॉमिक ग्रोथ को ही स्टॉक मार्केट के अकॉर्डिंग देखते हैं। अगर स्टॉक मार्केट अच्छा चल रहा है तो इकोनॉमी अच्छी चल रही है, स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा है तो इकोनॉमी अच्छी नहीं चल रही, और लोग फिर भी कहते हैं कि स्टॉक मार्केट सट्टा बजा रहे हैं। नहीं भाई, पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल जिस चीज ने कर रखा है वो सट्टा नहीं हो सकती, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज जो उसमें लिस्टेड हैं वो चल रही हैं उसकी वजह से, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कई बार रिपोर्ट्स आई, बीच में अडानी जी के ऊपर भी रिपोर्ट आई थी जो कि सेकंड रिचेस्ट पर्सन बन गए थे वर्ल्ड के, उनके ऊपर भी कुछ रिपोर्ट्स आई और रातों रात उनको इतना लॉस हुआ कि वो डायरेक्टली सेकंड रैंक से कहां पहुंच गए, 24 या 25 रैंक पे, ठीक है। तो न्यूज़ जो है वो इम्पैक्ट जरूर डालती हैं, किसी की पर्सनल वेल्थ के ऊपर तो कभी इकोनॉमी के ऊपर। तो वही बात यहाँ पे है कि कुछ लोगों की वजह से जो है कई बार मार्केट में क्राइसिस देखे जाते हैं और उस क्राइसिस का इम्पैक्ट जो है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी के ऊपर भी पड़ता है। फोर्थ पॉइंट है रेगुलेटरी फेलियर्स। रेगुलेटरी फेलियर्स का सिंपल सा मतलब यह है कि रेगुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा, क्योंकि हम सब जानते हैं स्टॉक मार्केट में रेगुलेशन कौन करता है, सेबी, है ना। अब सेबी का काम है वहां पे रेगुलेशन करना कि स्टॉक मार्केट में एक चीज प्रॉपर हो, गैम्बलिंग वगैरह ना हो, लोग फ्रॉड वगैरह करने की कोशिश ना करें, उस चीज से बचाना ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स को ये बहुत जरूरी है। तो अगर रेगुलेशन में ही फेल हो गया तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिक्कतें आएंगी। तो वीकनेसेस और गैप्स इन फाइनेंशियल रेगुलेशंस, तो जब भी वीकनेस आता है या फिर गैप आता है फाइनेंशियल रेगुलेशंस के बीच में, एंड ओवरसाइट कैन अलाउ एक्सेसिव रिस्क टेकिंग, तो कई बार जो है लोग जो एक्सेसिवली रिस्क लेते हैं, जो मैंने यहाँ पे बात भी करी, एंड
इनसफिशिएंट ट्रांसपेरेंसी, और ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर तरीके से नहीं है। दिस लैक ओवरसाइट लीड टू सिस्टमैटिक वीकनेसेस एंड अनचेक रिस्क विद फाइनेंशियल सिस्टम। तो कहना कह सकते हैं कि जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है, जिस चीज की वजह से मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर क्रैशेस आ रहे हैं और दिक्कतें आ रही हैं। तो ये चार हमारे मेन मेजर कारण होते हैं जो जनरली देखे जाते हैं इकोनॉमी क्रैश के लिए या फिर मार्केट क्रैश के लिए। इसके अलावा और भी रीजन हो सकते हैं, बट वो सडन आते हैं। जैसे कोविड-19 एक सडन रीजन था, ठीक है, उसमें किसी का हाथ नहीं था, हाथ तो था लेकिन वो था चाइना वालों को, एक बीमारी थी जो आई जिसने कहने पूरी इकोनॉमी को यहाँ पे बिगाड़ के रख दिया। और ऐसे तो बहुत सारे फेमाइंस वगैरह भी आए हैं पहले भी, जिन्होंने कहीं ना कहीं इकोनॉमी को अफेक्ट किया है। इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है मेन, वो आता है इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, कि ऐसी कौन कौन चीज़ें हैं, ऐसी कौन चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालती हैं, ठीक है, इकोनॉमी के ऊपर। यानी कि फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो किस प्रकार से इम्पैक्ट डालती है पूरी इकोनॉमी के ऊपर, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें पहला जो पॉइंट है वो आता है इम्पैक्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन, कि इंस्टीट्यूशन जो है उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो फाइनेंशियल कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ बैंक्स, फाइनेंशियल के अंदर हमारे बैंक्स भी आते हैं, इन्वेस्टमेंट फर्म्स भी आती हैं, एंड वेरियस रेगुलेटरी बॉडीज भी आती हैं। यानी कि इंस्टीट्यूट के अंदर चाहे बैंक्स आ रहे हो, चाहे हमारी कुछ फर्म्स आ रही हो, इन्वेस्टमेंट फर्म्स आ रही हो, चाहे डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज आ रही हो, बैंक्स एंड फाइनेंशियल एंटाइटीज फेस इंसॉल्वेंसी। तो बहुत बार बैंक्स जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, यानी कि बैंक्स जो है वो खत्म हो जाते हैं सिर्फ फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, कि हुआ येस बैंक के साथ, जो मैंने अभी भी एग्जाम्पल में आपको दिया था। लेकिन इसमें उसकी खुद की गलती थी, उसमें ये नहीं बोलूंगा कि फाइनेंशियल क्राइसिस उसका जिम्मेवार था। फाइनेंशियल क्राइसिस आया इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे वो लोग लालच में, इंटरेस्ट ज़्यादा कमाने के चक्कर में, ज़्यादा ग्रो करने के चक्कर में अपने आप को डुबा के बैठ गए। एक कहावत नहीं सुनी आप लोगों ने, लालच बहुत बुरी बला है, वही सेम चीज़ यहाँ पे थी, ठीक है। तो ग्रीड जो है ना कहीं हम ह्यूमन बींग्स को इंडिविजुअल भी खत्म करता है और कहीं पूरी इकोनॉमी का नाश भी करता है, जैसे कि हो भी रहा है, ठीक है। अगर आप देखो इकोनॉमी को, तो हम लोग जो है अपने लालच के लिए एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इस दुनिया को, और उसका इम्पैक्ट जो है वो नजर आ रहा है। इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है लगातार, और उसे अभी भी ठीक नहीं किया गया। तो आने वाली जनरेशन सिर्फ और सिर्फ पीछे वाली जनरेशन को गाली ही देंगी, सिर्फ इस बात के लिए कि भाई उन्होंने हमारे इन्वायरमेंट की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग बिल्कुल पीक पे चल रही है। गर्मी देख लो आप दिल्ली के अंदर अब बिना एसी के अब सर्वाइव नहीं कर सकते। पहले एसी लग्जरी गुड्स था, अब एसी नेसेसरी गुड का पार्ट बन चुका है, सिर्फ इन चीज़ों की वजह से। क्यों? क्योंकि हम लोग उसे जब से यूज़ करते आए हैं, और उसका इम्पैक्ट भी उसी का इम्पैक्ट तो है। ये सब कहीं ना कहीं जिन्होंने साइंस वगैरह पढ़ रहे हैं उनको पता होगा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है गैसेस रिलीज होती हैं रेफ्रिजरेटर से, एसी के अंदर से, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ओजोन लेयर भी डिप्लीट हो रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग का मेन जो चक्कर है वो क्या है? ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन, जो किस वजह से हो रहा है? क्योंकि हम जो है वो प्रोडक्शन हाई लेवल पे कर रहे हैं, हम लोगों को पता नहीं क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो वो लालच जो है कहीं ना कहीं हमारे एनवायरमेंट को डिग्रेड कर रहा है और हमारे एनवायरमेंट को खराब कर रहा है। तो एंटाइटीज फेस इंसॉल्वेंसी। तो चलो अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो एंटाइटीज है, फिर जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है वो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं पैसों की कमी की वजह से, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस है तो भाई लिक्विडिटी प्रॉब्लम तो देखने को मिलेगी। एंड क्रेडिट डिफॉल्ट्स भी देखने को मिलती हैं ड्यूरिंग फाइनेंशियल क्राइसिस। भाई क्रेडिट डिफॉल्ट्स क्यों मिलेगा? क्योंकि सिंपल से जिन लोगों को उधारे पैसा दे रखा होगा, अब उन लोगों के पास खुद पैसा नहीं है। किस चीज की वजह से? क्राइसिस की वजह से, इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से, फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, तो वो कहीं ना कहीं डिफॉल्ट करेंगे ही करेंगे। तो वो चीज है। तो ड्यूरिंग फाइनेंशियल क्राइसिस दिस ट्रिगर्स बैंक रन्स, जिसकी वजह से बैंक को का बेड़ा गर्क हो रहा है। इंस्टीट्यूशनल कोलैप्सेस, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन कोलैप्स कर रहे हैं। और नेसेसिटीज गवर्नमेंट बेल आउट्स, और गवर्नमेंट को यहाँ पे ऐसे बेल आउट्स निकालने चाहिए टू प्रिवेंट वाइड स्प्रेड फाइनेंशियल कंटेजियन। इसका मतलब जो भी बड़ा बड़ा नुकसान हो रहा है उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ ऐसी पॉलिसी वगैरह बनानी चाहिए ताकि इन चीजों को ठीक किया जा सके। एट द सेम टाइम अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट फर्म्स की, एंड फंड्स एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट लॉस ड्यू टू मार्केट डाउनटर्न्स, तो इनको भी तो लॉस हो रहा है। जो इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं जिनका काम ही क्या होता है पैसों को लोगों के इन्वेस्ट करना, चाहे वो म्यूचुअल फंड वगैरह हो, चाहे बाकी फंड मैनेजर्स जितनी भी कंपनी होती हैं, ठीक है, उनको भी लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि लगातार मार्केट जो है वो डाउन टर्न दिखा रही है, मार्केट लगातार गिर रही है। इम्पैक्ट देयर एबिलिटी टू जनरेट, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जितना वो जनरेट कर सकते हैं उनकी एबिलिटी को भी वो क्या कर रहे हैं? इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो ये तो था इम्पैक्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से सबसे पहला इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ता है? इंस्टीट्यूशन के ऊपर। दूसरा मार्केट के ऊपर।
तो वो तो पड़ता ही है मार्केट के ऊपर। तो अ फाइनेंशियल क्राइसिस लीड्स टू ड्रास्टिक डिक्लाइंस इन प्राइस ऑफ वेरियस एसेट्स। तो जब भी फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा तो भाई हम बात करते हैं मार्केट की, स्टॉक मार्केट पे आ रहा है। अब स्टॉक मार्केट में वो इफेक्ट किस चीज के ऊपर पड़ेगा? स्टॉक के प्राइसेस के ऊपर। स्टॉक का प्राइस गिरेगा, रियल एस्टेट का प्राइस गिरेगा, ऑयल का प्राइस गिरेगा, बॉन्ड्स का प्राइस गिरेगा, गोल्ड का प्राइस भी गिर सकता है। तो हर एक चीज में जो है कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं। दिस इन टर्न वाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स वेल्थ, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स की जो वेल्थ है ना वो बिल्कुल क्या हो जाएगी, खत्म होनी शुरू हो जाएगी। एक सिंपल सी बात है, जब स्टॉक मार्केट नीचे आएगा, जिस बंदे ने अपना अच्छा खासा पोर्टफोलियो बिल्ड कर रखा होगा, तो वहां पे नेगेटिव में रिटर्न्स आएंगे, यानी कि उनका जो पोर्टफोलियो है, उनकी वेल्थ क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। जैसे हम देखते नहीं है कि स्टॉक मार्केट में जब भी कोई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस आता है या फिर बहुत बड़े रेट से मार्केट नीचे गिरती है, बोलते हैं ना कि इतने बिलियन डॉलर का नुकसान हो गया, ठीक है, इतने बिलियन का नुकसान हो गया। तो वो सब चीजें क्यों होती हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स की जो वेल्थ है वो खराब होती है या फिर इरोड होती है। इरोड कॉन्फिडेंस ऑफ इन्वेस्टर्स, और कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी जो है ना वो मार्केट से उड़ जाता है। अब एक चीज और ध्यान समझना, अगर इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस मार्केट के ऊपर से जा रहा है, इस बात का सिंपल सा मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अब इन्वेस्टर्स जो है अपनी इन्वेस्टमेंट्स को या तो रोकेंगे या फिर जो भी पैसा बचा हुआ है, ठीक है, उसे निकालेंगे वहां से। तो कहीं ना कहीं ये एक और बड़ी प्रॉब्लम बनती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, वो सेलिंग करेंगे, और जब वो पैनिक सेलिंग करेंगे किसी भी ऐसे सर्कमस्टांसेस की वजह से, फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, कहीं उनका पैसा और ना डूब जाए, इस चीज को सेलिंग करेंगे, जिस चीज की वजह से मार्केट कहीं ना कहीं और नीचे आएगा, मार्केट से और ज्यादा पैसा जो है वो वाइप ऑफ हो जाएगा। तो ये है बना हमारा दूसरा रीजन। इसके बाद जो तीसरा रीजन है इस पॉइंट का, वो है ग्लोबल इकोनॉमी। तो भाई ये तो हम कह नहीं सकते कि किसी प्रॉब्लम की वजह से सिर्फ एक इकोनॉमी इफेक्ट होगी, जैसे हमने समझाया था, उसकी वजह से ग्लोबली इम्पैक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि खासकर जो इंटरकनेक्टेड इकोनॉमीज हैं तो भाई उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा ही। तो वही देखते हैं। तो वह ना प्रॉब्लम अराइजेस इन वन कंट्री, जब ये प्रॉब्लम जो है वो एक कंट्री के अंदर आए, चाहे एक रीजन के अंदर, चाहे एक इकोनॉमी के अंदर आए, इट गेट्स क्विकली स्प्रेड ग्लोबली, तो वो ग्लोबली स्प्रेड कर जाती है, अफेक्टिंग इंटरकनेक्टेड इकोनॉमीज थ्रू ट्रेड। क्योंकि भाई बहुत सी कंट्रीज जो हैं वो डिपेंडेंट है इंपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट के लिए दूसरी कंट्रीज पे। तो अगर किसी एक कंट्री की इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसका इंपैक्ट उससे इंटरकनेक्टेड इकोनॉमी पे ही पड़ेगा। और अगर किसी इकोनॉमी का ओवरऑल जो रोल है वो काफी अच्छा, जैसे यूएसए की इकोनॉमी है, अगर वहां पे कुछ होता है तो उसका इंपैक्ट वर्ल्ड वाइड देखने को मिलता है, चाहे यूएसए की हो चाहे चाइना की हो। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो इकोनॉमी है, यहाँ से ऑलमोस्ट सारे जो कंट्रीज है वो क्या है, वेल कनेक्टेड है। तो जब भी यहाँ की इकोनॉमीज में दिक्कतें पड़ती है ना, तो उसका इंपैक्ट पूरे वर्ल्ड पे ग्लोबली देखने को हमें मिलता है। तो अफेक्टिंग इंटरकनेक्टेड इकोनॉमीज थ्रू ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल टाइज। तो हम बहुत सी कंट्री से फाइनेंशियली जुड़े होते हैं, ट्रेड के लिए जुड़े होते हैं, खासकर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए जुड़े होते हैं। तो ऐसे केसेस में ये सारी चीजें अफेक्ट होती हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस लीड्स टू इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन। तो फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से इकोनॉमी जो है वो सिकुड़ जाती है पूरी तरीके से, एग्रीगेट डिमांड गिर जाएगी। क्यों? लोगों के पास पैसा ही नहीं है भाई, पैसा नहीं तो डिमांड कहां से करेंगे? अब डिमांड नहीं कर रहे तो प्राइस नीचे आएगा, तो इस कहीं ना कहीं डिफ्लेशन भी क्रिएट होगा, यानी कि एक के बाद एक प्रॉब्लम जो है वो आती चली जाएगी। सच एज इकोनॉमिक डाउनटर्न्स, रिड्यूस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डिक्रीज्ड कंज्यूमर स्पेंडिंग, कंज्यूमर की स्पेंडिंग कम हो गई। अभी तो बताया मैंने भाई, जब पैसा ही नहीं होगा फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, लोग डिमांड कैसे करेंगे? तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं तो कंज्यूमर की स्पेंडिंग जो वो भी कम हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्शन इन इकोनॉमिक ग्रोथ, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो ये चीजें जो थी ना वो काफी इंपॉर्टेंट थी जो हमने डिस्कस करी आज की वीडियो में, ठीक है। और यही नहीं, अगर हम बात करते कोविड-19 में, तो भाई वहां तो बहुत मेजर प्रॉब्लम्स आई थी, वो सब मैं डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है, कि फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो किस किस लेवल की प्रॉब्लम लेके आ सकते हैं। और यही नहीं, वो तो वहां पे एग्जाम्पल बना के भी लिख के आ सकते हो, एज एग्जाम्पल कोविड-19 का, क्योंकि कोविड-19 हम सबने जो है वो अपनी आंखों से देखा हुआ है, क्योंकि हम भाई पढ़ तो आप लोग भी कॉलेज में रहे हो, तो कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों ने भी कोविड-19 देखा ही हुआ है ना। हो सकता है उस टाइम 11th-12th में रहे हो या फिर फर्स्ट ईयर में रहे हो, तो दिक्कतें जो हैं वो उस टाइम पे हम लोगों ने बहुत बड़े लेवल पे फेस करी थी, और कौन कौन सी फेस करी थी सबको पता है ना। तो चलो अब मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर, जहाँ पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। और अगर वीडियो में किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट किए बिना मत जाना, कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोज़ के लिए, और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जब बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, अब जिसको जो उतारना है उतार सकते हैं, मैं बोर्ड के सामने से।